हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे उल्फा पीस एग्रीमेंट के बारे में। रिसेंटली एक ट्राईपैर्टेट एग्रीमेंट साइन हुआ है। ट्राईपैर्टेट यानी तीन पार्टीज के इन्वॉल्वमेंट में। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकंड होगा गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड द थर्ड इज उल्फा। उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। इन तीनों के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जो उल्फा एक एंटिटी जो हमेशा से एक इंडिपेंडेंट आसाम की डिमांड करती थी, वो इस डिमांड को गिव अप करेगी। जो वॉयलेंट टेक्टिक्स वो ऑफन एम्प्लॉय करते आए हैं उल्फा की डिमांड्स को अचीव करने के लिए, उसे खत्म करेंगे। यानी कि सारे के सारे वॉयलेंट तरीके इंक्लूडिंग सरेंडर ऑफ आर्म्स, किडनैपिंग एंड अदर एक्सटॉर्टिव मीन्स को वो बंद करेंगे। सारी की सारी कोर्सिव मेथड्स को कंप्लीटली खत्म करेंगे और वो पूरी तरीके से इंडिया के एजेंडा में यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ प्रोसेस में इंडिया के डेवलपमेंट पैराडाइम के ग्रोथ स्टोरी के पार्ट बनेंगे। दिस हैज बीन द एग्रीमेंट। यदि अपन बात करें तो उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, अब इसका एक मतलब है ये एक सेशनिस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। यानी कि इनका स्टार्टिंग से एम क्या था, एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट ऑफ आसाम डिक्लेयर करना, एक अलग कंट्री डिक्लेयर करना, इंडिया से आसाम को तोड़कर एक नई कंट्री बनाना जिसे सॉवरेन आसाम के नाम से बोला जाएगा, वॉट एवर बी द नेम। अब यदि आप ट्रेडिशनली देखो तो दो बात इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टिंग से ही 1950 से ही बहुत ही क्लियरली डिस्टिंग्विश करती है दो एंटिटीज के बीच में। नंबर वन, जैसे एक तरीका होता है यदि आप उसे सॉवरेन डिमांड रखो यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की डिमांड रखो, ऐसी डिमांड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा से बहुत ही क्रिटिकली लेता है, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो चाहे वो डिमांड खालिस्तान की हो यानी कि इंडिपेंडेंट पंजाब बनाने की, जो 1980s में मेजरली इमर्ज हुई थी, द्रविड़ नाडु यानी कि साउथ के चारों स्टेट्स मिला के एक नई कंट्री बनाने की डिमांड हो, या तो नॉर्थ ईस्ट में कई सारी ऐसी डिमांड हैं जो उठी हैं, जैसे नागालैंड बनाने की, इंडिपेंडेंट नागालैंड, मणिपुर बनाने की, और इसी तरीके से असम बनाने की उल्फा की डिमांड। इन सारी प्रॉब्लम को, इन सारी डिमांड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह से ट्रीट करता है। यानी कि सरकार मानता है कि ये भटके हुए लोग हैं, ये राष्ट्र की इकट्ठ जो इंटीग्रिटी बोलते हैं उस पर थ्रेट हैं, और इन्हें एक बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर समस्या डील करके इन पर वायलेंटली सप्रेस करके इन्हें डेमोक्रेटिक तरीके से लाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर दूसरी डिमांड्स ऐसी हैं जो बहुत सारे लोग अपनी ग्रीवेंसेस रेस करते हैं। ये ग्रीवेंसेस रेस करने का तरीका ये रहता है कि ये विद इन द स्टेटहुड ऑफ इंडिया, इंडिया के नेशन में पार्ट रह के ये अपनी ग्रीवेंसेस का सॉल्यूशन चाहते हैं। यानी कि इनके डिमांड का सॉल्यूशन विद इन इंडिया में रहकर होगा। यानी कि ये इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को यूज करते हैं और इस फ्रेमवर्क के तहत ये डेवलपमेंट सीख करते हैं। दैट इज द बेसिक आइडिया। अब इस प्रॉब्लम को हमेशा से सरकार सीरियसली लेती है और ज्यादा से ज्यादा ग्रीवेंसेस जो प्रेजेंट हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करती है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1961 में एक सेपरेट स्टेट ऑफ नागालैंड बना। ऐसे ही आसाम की प्रॉब्लम्स को करने के लिए 1985 में आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था। पहले यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया, फिर स्टेटहुड्स का दर्जा दिया गया, फिर बहुत सारे स्टेट्स को शेड्यूल 6 में इंक्लूड किया गया, मिजोरम, त्रिपुरा और दो अदर स्टेट्स को इंक्लूड किया गया। इसके अलावा यदि आप देखोगे पेसा का इंप्लीमेंटेशन किया गया, लोगों को ज्यादा राइट्स दी जा रही है कंपेयर टू द अदर एरियाज के, मतलब ज्यादा फ्रीडम दी जा रही है। इन सारी डिमांड्स को इसलिए दिया जा रहा है, कंसीड किया जा रहा है, ताकि इंश्योर क्या हो सके कि इनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस कर जा सके और वो ऐसे कोई नॉन डेमोक्रेटिक मीन्स जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बने, ऐसे लोग एम्प्लॉय ना करें। अब तो इसी तहत उल्फा एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब लेकिन यदि एक बात इंपॉर्टेंट जानने की है कि उल्फा में सारे के सारे पार्टीज नहीं इन्वॉल्व हैं। अभी भी बरुआ लेड फ्रैक्शन इस एग्रीमेंट से बाहर है। 2011 में उल्फा जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक फैक्ट जो पार्ट बना वो है राजखोवा लेड और दूसरा जो है बरुआ लेड फ्रैक्शन है। जो राजखोवा लेड सेक्शन है ये प्रो टॉक है, ये हमेशा से सरकार के साथ बातचीत को फेवर करते आए हैं। वहीं पर बरुआ लेड सेगमेंट अभी भी एक आसाम कंट्री बनाने की डिमांड कर रहे हैं।
तो उल्फा का एक मेजर सेक्शन बरुआ सेक्शन अभी तक इस एग्रीमेंट से बाहर है, वो ध्यान रखिएगा। यदि अपन थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं उल्फा की, तो उल्फा 1979 में फॉर्म हुआ था आसाम में, और उसके बाद कुछ रेडिकल ग्रुप्स में के द्वारा जब ये फॉर्म हुआ तो ये बहुत सारे वॉयलेंट मीन्स यूज कर कर लोगों को दहशत फैलाने लग गए, वर्क्स को, जो डेमोक्रेटिक वर्क्स थे, डेवलपमेंट वर्क्स थे, उसे खराब करने लग गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से इनके ऊपर कड़ा एक्शंस लिया, जैसे कि 1990 में ऑपरेशन बजरंग आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे इनके एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद यहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया था, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट भी आसाम में लागू किया गया था। क्यों? इन्हीं के चक्कर में, ताकि जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको ज्यादा पावर मिले और वो इन डिस्टर्ब्ड जो वॉयलेंट एरियाज है उनको वापस नॉर्मेलिटी की तरफ ला सके। दिस वाज अ बेसिक आइडेंटिटी। अब ये क्या करते थे, बहुत बार आसपास के जो कंट्रीज हैं जैसे कि म्यांमार, भूटान, नेपाल, इन सब में जाके छुप जाते हैं। और यदि अपन देखें तो म्यांमार के साथ तो अभी भी बहुत ज्यादा कॉमन है ये इशू। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का यूज करके भूटान के साथ इंश्योर किया, एक ऑपरेशन ऑल क्लियर लॉन्च किया था, जिसमें जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो भूटान में अपने बेसिस सेटअप किए, उनको सब भूटान गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लॉन्च करके उन्हें वहां से हटाया है। तो एक बात देखी गई है, 2003 के बाद भूटान एज अ बेस फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज लगातार कम हो रहा है। दिस इज वन मेजर थिंग। अब यदि अपन और बात करते हैं इसी में कि ये क्या डिमांड है, उल्फा क्यों बना, तो एक मेजर इशू यदि आप समझोगे, सो दैट इज रूटेड इन द ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। यदि आप नॉर्थ ईस्ट देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट इज समथिंग लाइक दिस इज मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड दिस इज अरुणाचल। तो दिस इंटायर पोर्शन, दिस इज अ प्लेन रीजन, दिस प्लेन रीजन इज द स्टेट ऑफ असम। बाकी सारे जितने भी रीजन्स हैं वो हिली रीजन्स हैं, वहां की डेमोग्राफी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और इसी प्लेन रीजन्स पे जहां पर बहुत ज्यादा फर्टिलिटी है, जहां पर एग्रीकल्चर पोटेंशियल है, इंडस्ट्रीज पोटेंशियल है, आप देखोगे स्टार्टिंग से ही इमिग्रेशन फ्रॉम नेबर कंट्रीज, यानी कि आसाम में जो इमिग्रेशन है बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल से हुआ है। इसके अलावा इवन वेस्ट बंगाल से एक मेजर इमिग्रेशन यहां पर हुआ। तो जब ऐसा पाया गया कि आसाम में बहुत तरफ से लोग आके बस रहे हैं, तो आउटसाइडर मूवमेंट एक बिगिन हुआ। एक डर हुआ कि जो लोकल रिसोर्सेस हैं वो ज्यादा कौन ज्यादा बेनिफिट कर रहा है, बाहरी लोग ज्यादा बेनिफिट कर रहे हैं और लोकल लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। और सेकेंड मेजर फैक्टर जो चेंज हुआ वो है डेमोग्राफी चेंज होने लग गई। यानी कि जहां पर आप देखोगे उल्फा जैसे ग्रुप्स जो हैं, जो पर्टिकुलर ट्राइब्स का कॉज एसोसिएट कर रहे हैं, उनके साथ ये डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल जो बहुत डिस्टिंक्ट है, मैं आपको त्रिपुरा का दूंगा। त्रिपुरा इनिशियली क्या था, एक ऐसा स्टेट था जो ट्राइबल डोमिनेटेड था, बट बहुत सारे खासकर बंगाली इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो आए, और आज की डेट में ये बंगाली डोमिनेटेड स्टेट है। यानी कि जब बहुत ज्यादा तेज इन्फ्लक्स होता है माइग्रेंट्स का, तो इस वजह से होता क्या है, एंटायर डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, जिससे वहां के लोकल थ्रेटन फील करते हैं, एंड दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसी वजह से यही दो डिमांड को करके इनका कहना था कि इंडियन गवर्नमेंट कभी भी उनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करता है। इनके पार्ट रहने की वजह से जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को उठा रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट हमें अपलिफ्ट करने के लिए कोई भी सब्सटैंशियल फंडिंग रिसोर्सेस स्पेंड नहीं कर रहा है। इन सारी डिमांड की वजह से इन्होंने एक वॉयलेंट अप्रोच उठाई, और इसी वॉयलेंट अप्रोच में ये इंडिया के बाहर, इंडिया से सिसीड करना चाह रहे थे, कि इंडिपेंडेंट आसाम बनाने की बात कर रहे थे। अब इसी में यदि अपन आगे देखें तो क्या हुआ, लगातार ब्लड शेड चलते रहा। उल्फा का एक इंडिपेंडेंट था, अपन ने ऑपरेशन बजरंग की ऑलरेडी बात करी, बट लगातार इंडियन गवर्नमेंट क्या किया है, जैसे अपन ने बात किया, कभी भी सेशनिस्ट एक्टिविटी को इंडियन गवर्नमेंट एंटरटेन नहीं करता है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी डिवाइड करके कोशिश करता है कि अपना दबदबा बनाए रहे। जैसे कि यहां पर सुल्फा, जितने भी उल्फा से यूनिट्स टूटते गए, तो क्या हुआ, जैसे एक सरेंडर्ड उल्फा था, इससे बातचीत शुरू कर दी। उल्फा में भी डिवाइड करने के लिए लोगों पर, जो उल्फा के लीडर्स हैं, उन पर अटैक किया। ऐसा अलेज किया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट इन अटैक्स के पीछे इन्वॉल्व है बाय एक्टिवली बीइंग इन्वॉल्वड इन फ्रैक्शंस ऑफ उल्फा सेगमेंट्स।
इन्हीं वजह से क्या हुआ कि लगातार उल्फा को तोड़ने की बात की गई है और जो प्रो टॉक्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जल्दी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में लाया जाए, ऐसी बात करी गई है। इसके बाद भी अपन देखेंगे उल्फा लगातार सरवाइव करता है। दो मेजर कारण है कि इनके जो क्रॉस बॉर्डर लिंक्स हैं, पर्टिकुलरली आज की डेट में यदि नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो म्यांमार के साथ लिंक्स हैं। इस वजह से क्या इंश्योर होता है कि ये ऑफन अटैक करके बाहर चले जाते हैं, म्यांमार में बेसिस सेटअप करते हैं, इंडिया में अटैक करते हैं, म्यांमार चले जाते हैं। म्यांमार की स्थिति बहुत खराब है, जनता रिजाइम चल रहा है और जनता रिजाइम का भी जो बॉर्डर एरियाज हैं इंडिया में, वहां पे मेजर रिबेल ग्रुप्स ने इन एरियाज को कॉन्कर कर लिया है, यानी कि कोई भी एक यूनिफाइड कमांड नहीं है। तो इस वजह से जो कंडीशंस हैं बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रेजीम है, जहां पर ट्राइबल्स कुछ एरिया तक 16 किलोमीटर तक बिना वीजा के एक दूसरे की टेरिटरी में मूव कर सकते हैं। म्यांमार के लोग इंडिया में, इंडिया के लोग म्यांमार में मूव कर सकते हैं। इस रिजीम का फायदा उठा के ये मिलिटेंट ग्रुप्स क्रॉस बॉर्डर लिंक्स अभी तक स्टैब्लिश कर रखे हैं। इसके अलावा चाइना का सपोर्ट, आईएसआई का सपोर्ट है फंडिंग्स के टर्म में, टैक्टिक्स के सपोर्ट में, जो इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो भी कंटिन्यू है। इस वजह से ये लगातार सर्वाइव कर पा रहे हैं। बट बहुत समय से 12 साल से अलग अलग फ्रैक्शन के साथ बातचीत शुरू हुई है एंड फाइनली दिस एग्रीमेंट हैज बीन कल्मिनेटेड। यदि अपन बात करें तो इस एग्रीमेंट में अभी कुछ मेजर इश्यूज हैं, जैसे कि एक सबसे बड़ा इशू अपन ने क्या देखा था कि एंटायर उल्फा अभी भी इन्वॉल्व नहीं है। एक मेजर फ्रैक्शन जो है अभी भी इस पीस टॉक्स के बाहर है। वो अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि एक आसाम इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह इमर्ज आउट हो। वो अभी भी भारत के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क पर भरोसा नहीं करते हैं। दिस इज द बेसिक डिमांड ऑफ बरूहा, जो दूसरा फ्रैगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है, ये मेजर। उसके अलावा बहुत बार अपन ने देखा है, चाहे वो NSCN IM के साथ भारत गवर्नमेंट ने 2016 में एग्रीमेंट साइन किया था, मणिपुर में भी बात हुई है साइन करने की, बट इसके बाद भी 2016 में एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी अभी तक कोई भी डिटेल्स को पब्लिक नहीं किया गया। अभी तक दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ क्योंकि दोनों पार्टीज मानते हैं कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट बोलता है कि NSCN अभी भी वायलेंट मीन्स यूज कर रहा है। NSCN नागालैंड का ग्रुप है और ऐसा ही ऑपोजिट कुछ नागालैंड NSCN IM ग्रुप भी करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अपने वादों से मुकर रहा है। बट तो एक्चुअल चैलेंज ऑन टेबल ला के एग्रीमेंट साइन करने में नहीं है, एक्चुअल चैलेंज होता है उस एग्रीमेंट को रिटेन करने में और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस लगातार बढ़ते रहे ताकि एक्चुअल डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में सस्टेन हो सके। दैट इज द एक्चुअल चैलेंज। So that's it for this topic. Thank you.